तो हमारे पास में सीन क्या होता है, बच्चे ये सारा चीज़ में इस 50 नंबर के चक्कर में आगे का 30 नंबर जो कि बहुत ज़्यादा आसान आता है, सिंपल आता है, वो 30 नंबर खो बैठते हैं। ठीक है, तो ये 30 में तो 25 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अगर आप 20-25 क्वेश्चन देख के करके जाओगे, अच्छे से समझ के जाओगे, रट्टा मार के जाओगे, समरी याद करके जाओगे तो आपके पास में ये 25 नंबर तो पक्के हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, जयशीष बैनर्जी। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th और क्लास 11th की इंग्लिश एग्जाम है कल आपका, और बोर्ड एग्जामिनेशन जितने भी बच्चे देने वाले हो बहुत ज़्यादा टेंस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मेरे को लगा ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए। पेन पेपर के थ्रू मैं लेकर के जाके आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास में मार्क्स कैलकुलेटिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और आपके पास में किस तरीके से चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, और आपको किस तरीके से मार्क्स उठा करके लेकर के आना है आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करके अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ रेकमेंड कर देना इस चैनल को, ताकि उन लोगों को भी पता चले किस तरीके से मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। तो उम्मीद करती कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए उस से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आप जैसे कि देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th के बारे में। बाकी 11th के जितने भी बच्चे, मार्किंग पैटर्न आपका सेम है, मार्किंग स्कीम आपका सेम है, लेकिन हमारे पास में क्लास 12th का एग्जामिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्लास 12th की चीज़ों को लेकर के आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए, मेरे को कॉमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करके हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास में देखो कुछ कुछ पोर्शंस होते हैं। एक होता है पोएट्री, प्रोज, ड्रामा। ठीक है, ये 3 पोर्शन होते हैं। यहाँ से आपके पास में 50 मार्क्स आते हैं। ठीक है, कितना मार्क्स आता है? 50 मार्क्स आपके पास में आते हैं। तो चीज़ों की कैलकुलेशन को ना आसान किया करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करो, सबसे पहले डिवाइड कर लिया करो, उसके बाद में आप पढ़ने को बैठो। सबसे पहला काम जो मैं मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले करता था, वो मैं चीज़ों को एनालाइज कर लेता था कि सिलेबस में हमारे पास में इतने इतने पोर्शन से इतने चीज़ें आ रहे हैं, मेरे को इतना चीज़ें यहाँ से करना होगा, ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरा कैपेबिलिटी है, और इस हिसाब से मेरे को चीज़ों को कवर करना होगा। तो ये हमारे पास में पहला 3 पार्ट है, और यहाँ पे हमारे पास में ग्रामर, अनसीन और हमारे पास में राइटिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप समझने की कोशिश करो, ये जो पोएट्री, प्रोज और ड्रामा वाला पार्ट है ना, ये मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं, ये मार्क्स एकदम कैलकुलेटेड है क्योंकि मैंने बोर्ड की वेबसाइट से लिखा है। और बाकी आपके पास में MCQ, LAQ, SAQ, ये पार्ट हमारे पास में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी मैं मेरे टाइम में जब बोर्ड्स दिया था 2-3 साल पहले आज से, उस टाइम मेरे को जो चीज़ याद आ रहा है, मेरे टाइम में क्या होता था, मेरे को याद आ रहा है कि 6 मार्क्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। LAQ जो होते थे ना, LAQ जो होते थे हमारे पास में 6-6 मार्क्स के पूछे जाते थे, एक LAQ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हमारे पास में होते थे। तो एक LAQ में अगर आप 6 नंबर मान लो, तो हमारे पास में टोटल कैलकुलेट करके 30 मार्क्स के आसपास हमारे पास में कुछ फुल क्वेश्चन, जो लंबे क्वेश्चन हमारे पास में होते थे, वो होते थे। ठीक है, तो 50 मार्क्स के अंदर में 30 मार्क्स तो आपके जनाब बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन हो गए। अगर आप रट्टा मार के भी जाते हो, आपके बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आने वाला है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये जो 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स भी आपके पास में कम से कम 15 से 20 मार्क्स आपके कॉमन आने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, अगर आप सैम्पल पेपर लगा के जाओ, अगर आप कोई ढंग का टीचर का सजेशन सुन के जाओ, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास में बहुत ज़्यादा कॉमन लगते हैं। 10 क्वेश्चन करके जाओगे, उनमें से ही 2 क्वेश्चन आपके पास में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन तो आपके पास में करके जाने होंगे, गिने चुने आपको 20 से 25 क्वेश्चन करके जाने होंगे। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो, तो आपके पास में ये 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, 20 से 25 आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन रट्टा मार के जाते हो, आपके पास में थोड़ा बहुत समरी समझ के जाते हो, खुद से लिख पाते हो, ग्रामेटिकल एरर ना करके लिखते हो, तो ये 30 मार्क्स आपके पक्का हो जाने वाले हैं। इस 30 के अंदर में आपको मिनिमम आपके पास में 25 तो मिलेगा ही, 25 प्लस आपको मिल रहा होगा। अब देखते हैं ये 30 मार्क्स के अलावा हमारे पास में 20 मार्क्स का जो बच रहा है MCQ और SAQ। ठीक है, ये जो 20 मार्क्स का आपके पास में बच रहा है, इस 20 मार्क्स को आप कैसे उठा सकते हो? MCQ के अंदर में क्या है सीन आपका, MCQ के अंदर में किताब बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। किताब से हमारे पास में क्या होता है, लाइन उठा उठा के MCQ देता है, लाइन उठा उठा के आपके पास में SAQ देता है। तो लाइन अगर आपको पता है, अगर आप किताब को रीडिंग पढ़ के रखे हो, जो कि मेरे केस में बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं था, मैंने रीडिंग नहीं पढ़ के रखा था, तो कोशिश करो कि क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करो ना, लेंदी क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो, पूरा स्टोरी समझ जाओ। ठीक है, समरी वगैरह पढ़ के, कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके, एक रे एंड मार्टिन समथिंग एक किताब होता है जो मैं यूज़ करता था मेरे टाइम पे, वहाँ पे अच्छे से समरी लिखा रहता था। तो अच्छे से क्या करो ना कि पूरा समरी आप समझने की कोशिश करो, स्टोरी में क्या हमारे पास में बताया जा रहा है, प्रोज में, ड्रामा में हमारे पास में स्टोरी क्या है, वो पूरा चीज़ समझने की कोशिश करो। वहाँ से स्टोरी आपको पता चल गया। अब देखो, जो आपके पास में जो बोर्ड बुक है, बोर्ड बुक के पीछे आपके पास में बैक एक्सरसाइज दिए रहते हैं, वहाँ पे आप जाओ, MCQs देखो, SAQs देखो, थोड़ा बहुत रे एंड मार्टिन अगर किताब है, ये पूरा चीज़ ना पूरा आज रात के अंदर में कवर कर सकते हो। बच्चे जो गलती कर देते हैं, बच्चे गलती सबसे बड़ा करते हैं कि पोएट्री, प्रोज और ड्रामा को लेकर के पूरा दिन बिता देते हैं, और उनके पास में जो राइटिंग वगैरह ये सब पार्ट होता है, ऐसे भी ये सब चीज़ आपने अंदर से लिखना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ आप रट्टा मार के कभी भी लिख नहीं सकते, आपके पास में कॉमन भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं। ऐसे राइटिंग तो कॉमन कैसे ही आएगा, है
ना। तो हमारे पास में सीन क्या होता है, बच्चे ये सारा चीज़ में इस 50 नंबर के चक्कर में आगे का 30 नंबर जो कि बहुत ज़्यादा आसान आता है, सिंपल आता है, वो 30 नंबर खो बैठते हैं। ठीक है, तो ये 30 में तो 25 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अगर आप 20-25 क्वेश्चन देख के करके जाओगे, अच्छे से समझ के जाओगे, रट्टा मार के जाओगे, समरी याद करके जाओगे तो आपके पास में ये 25 नंबर तो पक्के हो गए। अब यहाँ पे जो MCQ और ACQ वाला पार्ट है ना, MCQ और ACQ वाला जो सीन है यहाँ पे, SAQ भी आप कर लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, लेकिन MCQ में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है यार, क्योंकि अगर आप किताब को नहीं पढ़ के रखे हो, जो कि मेरे केस में बिल्कुल हुआ था, मैंने किताब को एक भी पोइट्री प्रोज वगैरह मेरे को अच्छे से याद नहीं था, क्योंकि मैं पूरा साल ये सब चीज़ों में इंग्लिश वगैरह में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो लास्ट दिन में मैंने कैसे किया, लास्ट दिन में मैंने ये बैक एक्सरसाइज किया बोर्ड बुक का, और जो रेयान मार्टिन वाला किताब था, मेरे पास में एक किताब हुआ करता था रेयान मार्टिन का, वो किताब से मैंने कोशिश किया फटाफट MCQs को कवर कर लूँ। ठीक है, मैं क्या करता था यार, मेरे ट्यूशन में होमवर्क वगैरह देता था, मैं कभी खुद से ये सब नहीं करता था, किसी दोस्त बना करके लेके आता था, मैं बस टिक मार देता था, ABCD कौन सा हुआ करता था वो मार देता। तो ये करते करते क्या हुआ था, मेरे किताब के अंदर में सारे MCQs भरे पड़े थे, क्या आंसर है, राइट आंसर क्या है, वो मेरे पास भरे पड़े थे। तो राइट आंसर को मैंने पढ़ लिया था। अब बोर्ड्स में जाके मैं एग्जाम देने जाके देखा कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ गए, कॉमन आ गए, देख के ही मैं राइट कर पा रहा, तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे MCQ ऐसे ही निकल गए। ठीक है, तो ये पार्ट में मैं मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको कम से कम 15+ तो उठाने ही उठाने हैं। ठीक है, 15+ आएगा ही आएगा अगर आप ठीक से करके जाते हो। ये पार्ट से आपका कम से कम आपके पास में 40 नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है, 25 और इधर 5 मतलब 30 और 10 40। ठीक है, तो आपके पास में इधर हमारे पास में 40 नंबर आपके पास में कम से कम आना चाहिए, 40 आउट ऑफ 50 कम से कम आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में कैलकुलेशन हो गया। अब देखो आपके पास में जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है ना, 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट में आपके स्कूल में कितना देता है यार, 18 से 20 देता है। ठीक है ना, 18 आउट ऑफ 20 देता है, या फिर तो 20 आउट ऑफ 20 ही किसी किसी को दे देता है। मेरे को 20 आउट ऑफ 20 मिला था। ठीक है, तो 20 आउट ऑफ 20 मिला था। मैंने सोच के गया था कि अगर मेरे को 19 भी मिल रहा है तो मेरे को इधर चाहिए 61, 19 + 61 मतलब हमारे पास में कितना होता है, 80 + एक एवरेज नंबर हो जाता है। मैं टारगेट नहीं किया था कि 90+ मेरे को चाहिए, हालांकि मेरे को मिल गया था, लेकिन मैं टारगेट करके गया था मेरे को 80-85 के बीच में कुछ एक मार्क्स रखना है। तो वो जो 40 नंबर वाला पार्ट था ना, यहाँ पे जो आपको मैंने 40 दिखाया, मैंने बाद में कैलकुलेट करके देखा, जब मेरा बोर्ड्स वगैरह हो गया था, मैंने कैलकुलेट करके देखा कि ये जो 40 नंबर वाला पार्ट है जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया, यहाँ पे कम से कम मेरे को 46-47 मिला ही था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैंने यहाँ पे उठा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ के जाते हो ना, 46-47 आपके पास में हाथ में लिखा हुआ है। मैं अगर पूरे साल ना पढ़ के ये चीज़ उठा सकता हूँ, तो आप तो यार थोड़ा बहुत भी पढ़ के रखे होगे तो आप बहुत बढ़िया करोगे। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ के रखे हो तो आप मेरे जैसे तो एटलीस्ट कर ही लोगे, है ना। अब ये चीज़ डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ कितना ज़्यादा कॉपी को सजा करके लिख करके आते हो। ठीक है, तो कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना होता है वो चीज़ को लेकर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया, जाकर के देख लेना। आई बटन में सारे के सारे वीडियोस का लिंक्स मैं डाल दूंगा। अब फटाफट देखते ही यहाँ पे हमारे पास में ये जो 3 पार्ट है ना, ग्रामर, अनसीन और राइटिंग, ये पार्ट बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। अब ये ग्रामर वाला पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ करता था जब मैं 10th में था, मेरे को बहुत पसंद था ग्रामर वगैरह करना। अब 11th में आते आते क्या हुआ यार, मैं कोचिंग वगैरह नहीं जाता था, तो मैंने ये सब प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। 12th में आते आते तो मेरे बहुत कुछ दिमाग से निकल चुका था, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया था। तो एग्जाम से पहले ना मेरे को बहुत डर लग रहा था कि ये सारी चीज़ जो होते हैं, वॉइस चेंजेस आते हैं, नरेशन वगैरह आता है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन आर्टिकल तो यार हो जाता है, बाकी की ये वॉइस नरेशन और भी कुछ कुछ आता है ना, असर्टिव दे देता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज करना होता है ना, तो ये सारे के सारे चीज़ें मेरे को अच्छे से आता तो था एक टाइम पे, लेकिन मैं भूल चुका था चीज़ें, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस था मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बहुत डर के मारे गया था। मैं कोशिश किया था थोड़ा बहुत पैटर्न को समझ लूँ। ठीक है, पैटर्न होता है ना, कोई सा भी एक चीज़ आप सीखने जा रहे हो तो उसका एक सेपरेट पैटर्न होता है। वॉइस कैसे चेंज करना होता है उसका एक पैटर्न होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब वर्ब वगैरह होता है, वो सब चेंज करके कैसे करना होता है आपको पता होगा। ठीक है, या फिर तो आप इंग्लिश टीचर को कंसल्ट करो। मैं आपको बस यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करना है अगर आपका हालात बहुत ज़्यादा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये ग्रामर वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे कम से कम आपको 9 मिलेगा। मेरे को तो ऐसा ही मिला था यार, 9-10 मिला था। ठीक है, अब ये चीज़ है कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके करते हो, आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स देख के जाओगे ना, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल देख के अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके एग्जाम में कॉमन तो आ ही जाते हैं यार, क्योंकि हमारे पास में टेक्सचुअल ग्रामर होता है। जो लाइन्स आप पढ़ के गए हो, जो लाइन्स आपके पास में MCQ में उठ करके आते हैं, वही लाइन्स उठा करके ग्रामर में देते हैं, बस आपको वॉइस वगैरह चेंज करना होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में अनसीन पार्ट जो है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट। ये 10 नंबर का आता है। 10 नंबर के अंदर में मैं ये चीज़ तो कह सकता हूँ कि 10 नंबर के अंदर में आपके पास में MCQ वाला जो पार्ट होगा, आपको पूरा अनसीन पढ़ना नहीं है,
पूरा अनसीन आपको पढ़ना नहीं है। जो भी एमसीक्यू वाला पार्ट होगा, कुछ कुछ वर्ड होता है एमसीक्यू में ना, हमारे पास में क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड होता है, कॉमन वर्ड होता है। तो वो वर्ड को आपको पहचानना है कि इस वर्ड से हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया है, वो वर्ड आपको पैसेज में जा करके ढूंढना है। कुछ कुछ वर्ड होता है पैसेज में जाकर के ढूंढे, जैसे ही वो वर्ड दिखा आसपास थोड़ा सा देखे, पीछे वाला लाइन आगे वाला लाइन देखे, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे फटाफट कवर करना है। तो ये आंसिन वगैरह से हमारे पास में मार्क्स उठ जाते हैं। जो मेन दिक्कत होता है वो होता है राइटिंग पार्ट, जिसकी वजह से मेरे को लगता है, मैंने जब घर में आके कैलकुलेट किया था, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने जब घर पे आके कैलकुलेट किया था ना इंग्लिश का मार्क्स, मेरे को लगा था यार 98 to 99 मिलेगा। आई वॉज लाइक वेरी मच श्योर कि मेरे को ये चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। मेरे को पता नहीं था कि साइंस का सब्जेक्ट में कैसा मार्क्स मिलने वाला है, लेकिन आई वॉज श्योर कि इंग्लिश में मेरे को 99 ऐसा कुछ मिलने वाला है। लेकिन जब रिजल्ट आया मेरे को मिला था 93। द रीज़न वॉज कि मेरे राइटिंग में मार्क्स कटे थे, ठीक है, राइटिंग में मेरे मार्क्स कटे थे, अनसिन में थोड़ा सा मार्क्स शायद कटा होगा, ठीक है, ग्रामर में 1 नंबर ही कटा था, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं कटा था, और हमारे पास में यहाँ पे 2-3 नंबर कुछ कट गए थे। तो यहाँ पे भी अगर आप 3 नंबर मान लो, यहाँ पे अगर आप 3 नंबर मान लो, 6 नंबर यहाँ पे निकल गए और मेरे 7 नंबर कम आए थे। इन दोनों में से बेसिकली एक कुछ माइनस हुआ होगा, या फिर तो यहाँ से 2 माइनस हुआ होगा, यहाँ पे 1 माइनस हुआ होगा। तो अल्टीमेटली मेरे 7 नंबर माइनस हुए थे आउट ऑफ 100, और यहाँ पे मेरे को 20 आउट ऑफ 20 मिला था जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, ये मेरे को मिला था 20 आउट ऑफ 20। तो मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है आपके स्कूल में आपके 20 आउट ऑफ 20 ना दिया हो। इन दैट केस मैंने तो ये टारगेट लेके गया था 80+ मेरे को लाना है, ठीक है, 80-85 मेरे को कुछ ऐसा एवरेज नंबर लाना है, लेकिन मेरे को मिल गया 93। तो इन केस अगर आप 90 का ही टारगेट करके जाओ तो आपको तो यार 98-99 मिलना ही मिलना है। मैं अगर 80-85 टारगेट करके जाके 93 ला सकता हूँ, और विथ वेरी मच एवरेज नॉलेज, मेरे को इतना ज़्यादा कम नॉलेज था चीज़ों के बारे में। देखो राइटिंग पार्ट में क्या होता है, रिपोर्ट, लेटर, नोटिस, ये सब आता है। मैंने बस पैटर्न देख के गया था, मेरे को आता नहीं था चीज़ें कैसे लिखना होता है, मतलब अंदर क्या लिखना है मेरे को कुछ घंटा पता था, मेरे को पैटर्न पता था। पैटर्न के भी 2-3 मार्क्स होते हैं, अगर आप राइट फॉर्मेट फॉलो करते हो ना राइटिंग स्किल का, आपको 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं। 10 नंबर में तो 2-3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गए। अब 2-3 मार्क्स के बाद में कुछ कुछ चीज़ें होता है, आप किस तरीके से लिखते हो, ग्रामेटिकल एरर कितना करते हो। मेरा एक यार बेनिफिट था कि मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो मेरे को आता था, थोड़ा बहुत लिख लेना आता था, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई टॉपर वॉपर में नहीं था, लेकिन आता था मेरे को कैसे लिखना होता है। बंगाली मीडियम में बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत होता है। तो आप कोशिश करो इस लास्ट दिन में सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा सा ठीक करो, ग्रामेटिकल एरर थोड़ा सा कम करो, और बाकी तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाने वाला है। तो आई आपको चीज़ें क्लियर कर पाया मैं। यहाँ से भी अगर आपको 40 मिल जाए, 40 नंबर अगर आपको इस 50 में से ही मिल जाए, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा खराब ग्रामर का सिचुएशन है, तो भी आपको 7 तो मिलने वाले, 6 से 7, मैं 7 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 47 यहाँ पे आपको कितना मिलने वाला है, 6 तो कम से कम मिलने वाला है। 53 यहाँ पे आपको 7 मिलने वाला है, तो फिर भी आपका 60 हो रहा है ना, 60 आपको हो ही रहा है, 60, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन से आपको 40 से ज़्यादा उठाना है। यहाँ से अगर ज़्यादा उठा लिया ना, 40 to 43 उठा लिए, तो आपके यहाँ पे 60, ये आपका 60 जो मार्क्स है, ये आपका बढ़ के 63+ हो जाएगा, 63+। और आपको अगर यहाँ पे हमारे पास में 20 नंबर मिल जाए, या फिर अगर आपको 19 भी मिल जाए, या फिर अगर आपको 18 भी मिल जाए, तो भी आपके पास में एक बहुत बढ़िया मार्क्स हमारे पास में होता है। आपके पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में 80+ एक मार्क्स आपके पास में बन रहा है, जो कि एक डिसेंट सा स्कोर होता है। इन केस अगर आप चाहते हो कि 90 से ऊपर मार्क्स को खींचना है, 95 खींचना है, इन दैट केस आपको राइटिंग स्किल में ध्यान देना होगा, आपको ग्रामर में कम से कम मिस्टेक करना होगा, और ये अनसेन पैसेज जो है यहाँ पे कम से कम मिस्टेक आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसेज दे दिया जा रहा है, देख देख के पढ़ के लिखना है। हालांकि बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता, थोड़ा सा टफ लेवल का ही होता है अगर आप ठीक से प्रैक्टिस वगैरह ना करके जाते हो। मैं पहली बार ऐसा अनसेन दे रहा था मेरी बोर्ड एग्जाम में, इससे पहले मैं कभी प्रैक्टिस वगैरह ना करके डायरेक्ट चला गया था। थोड़ा ज़्यादा ही मैं रिस्क ले लिया था, ऐसे रिस्क अब मत लिया करो, बाकी कैलकुलेटेड रिस्क लो, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। आई आपको पूरा कैलकुलेशन में समझा दिया किस तरीके से आपको जुगाड़ लगा के जाना है। 80+ आपको अगर लाना है, 85+ लाना है, तो थोड़ा सा आसानी से चीज़ों को सोचो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में सोचो, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आने वाले हैं। तो आई आपको वीडियो पसंद आई होगी, जितने भी सारी चीज़ें आपको मैंने समझाया, ये पूरा पेपर पैटर्न जो मैंने अभी बना करके दिखाया ना, ऐसे खुद मैं अपने टाइम में कैलकुलेट करता था। अपने टाइम में जो चीज़ मैं खुद किया था, हर एक वीडियो में सेम चीज़ आपको मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि यार कौन सा टॉपर क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद जो किया था वो चीज़ आपको आकर के मैं बताता हूँ मेरे वीडियोज़ में। और बाकी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करके मेरे को कमेंट करके मोटिवेट करने की कोशिश करना, ताकि आपके लिए मैं आगे भी इस तरीके की वीडियोज़ लेकर के आ पाऊँ। बाकी तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, चलिए उससे मिलता है हमारी आउट्रो पे।
तो यार आज के इस वीडियो में जितने भी सारे टॉपिक्स में आपको दिखाया किस तरीके से मार्क्स उठाना है, मार्क्स को कैलकुलेट किस तरीके से करना है, जुगाड़ लगा किस तरीके से फटाफट चीज़ों को कवर करके मार्क्स उठा करके लेकर के आ सकते हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलता है हमारी अगली वीडियो में। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट सारे के सारे स्टूडेंट को, अच्छे से एग्जाम दे करके आना और मेरे को जरूर से कॉमेंट में, इंस्टा में आकर के बताना आपका इंग्लिश का एग्जाम कैसा गया। तो उम्मीद करती कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।